Hello friends, welcome to iExamB. My name is Dr. Deepa Joshi and I am a doctorate in agronomy from ICR National Dairy Research Institute, Karnal. और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर से, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज एग्रीकल्चर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ग्रीक, बी इज इंग्लिश, सी इज रोमन एंड डी इज लैटिन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लैटिन। तो एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन के 2 वर्ड से बना है। फर्स्ट वन इज एगर। एगर का मतलब होता है सॉइल एंड कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर एक आर्ट है, एक साइंस है और एक प्रैक्टिस है जिसमें हम सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं ताकि उसमें क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, लाइफ स्टॉक रेयर कर सकें। तो एग्रीकल्चर बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉग, शिप एंड गोट। अगर इसका क्रोनोलॉजी देखा जाए तो डॉग का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था 10,000 BC में। डॉग को डोमेस्टिकेट किया जब हंटिंग और गैदरिंग होती थी तो डॉग को हम यूज करते थे। देन 8700 BC में डोमेस्टिकेशन हुआ शीप का और 7700 BC में गोट का डोमेस्टिकेशन हुआ। तो इसका जो करेक्ट जो क्रोनोलॉजी है वो है डॉग, शीप एंड गोट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज सैफरन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो सैफरन जो रिवोल्यूशन है वो रिलेटेड है आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सैफरन कल्टीवेशन, बायोफ्यूल, फिश कल्चर और सोलर एनर्जी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज सैफरन रिवोल्यूशन का सैफरन से कुछ भी लेना देना नहीं है। बी इज योर बायोफ्यूल, सी इज फिश कल्चर। तो सोलर एनर्जी, यहाँ पे जो सैफरन है वो डिनोट करता है सोर्स ऑफ एनर्जी को। और जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो है राजस्थान और गुजरात, यहाँ पे सोलर एनर्जी को टैप करने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इससे 3-4 एसोसिएटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ऑपरेशन फ्लड, पहले हम देखें टर्म को बिफोर कमिंग टू द ऑप्शंस। ऑपरेशन फ्लड को हम व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि किससे एसोसिएटेड है? मिल्क से। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मिल्क रिवोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फादर कौन है इसके। तो फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है इनको। और इनका जो बर्थडे है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पड़ता है 26 नवंबर को और इन्हीं के बर्थ डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल मिल्क डे। और अभी 26 नवंबर 2021 में इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था। और इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन दैट इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज कि मिल्क सिटी किसे कहा जाता है। मिल्क सिटी इंडिया की किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आनंद को, जो कि कहाँ है? गुजरात में, क्योंकि वहां पे क्या है? अमूल है। अमूल एक मिल्क कोऑपरेटिव है बहुत बड़ा, वो वहां पे है इन आनंद, गुजरात। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर 2022 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। आपके पास ऑप्शन है मिलेट्स, बायोडाइवर्सिटी, आर्टिजनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एंड पल्सेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ईयर्स कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो मिलेट्स का जो ईयर है दैट विल बी, मिलेट्स का जो ईयर है वो
अब आएगा 2023 नेक्स्ट ईयर जो होगा वो मिलेट्स का होगा। तो मिलेट्स को आपको अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि हम इनका इतना यूटिलाइज नहीं करते, इतना ज़्यादा अब ये यूज़ में नहीं रखते। और दूसरा, इनको क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि बहुत हार्डी होती हैं, कम पानी चाहिए होता है इनको। सेकेंड ऑप्शन इज योर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का जो ईयर है वो है 2010 था। पल्सेस का ईयर was 2016। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसको प्लीज याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय। तो ये जो टर्म थी ये कॉइन करी थी विलियम एस गेट ने 1968 पे। ये क्या थे? एक एजेंसी थी USAID, that is यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके ये फॉर्मर डायरेक्टर हुआ करते थे। तो इन्होंने देखा कि ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने देखा नई टेक्नोलॉजीज स्प्रेड हो रही हैं जिससे आपका क्रॉप प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है, तो इन्होंने उसको टर्म दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को व्हीट रेवोल्यूशन भी कहते हैं और सीड ऑब्लिक फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन भी से कहा जाता है। अब सीड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है व्हीट की वो इंट्रोड्यूस हुई थी। दूसरा फर्टिलाइजर, बिकॉज यूरिया का यूसेज तभी से स्टार्ट हुआ था क्योंकि उससे पहले हम इतना यूज नहीं किया करते थे यूरिया का, और उसके बाद इतना ज़्यादा इंडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाले थे क्योंकि इतना ज़्यादा बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ कि अब इसके इतने ज़्यादा इल इफेक्ट्स आ गए कि अब हम अभी तक इस चीज़ को झेल रहे हैं। नाउ द ऑप्शन बी इज MS स्वामीनाथन। आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, दो इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, टू दिस आंसर, बट डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का इंडिया में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ पे? इंडिया में। और नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड में। प्लीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो MS स्वामीनाथन जब एडवाइजर थे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एज ए एडवाइजर थे, तो इन्होंने क्या किया था, बोरलॉग को इनवाइट किया गया था। बोरलॉग को इनवाइट किया था और फूड फाउंडेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया व्हीट सीड का, मतलब सीमेट के साथ कोलैबोरेशन किया ताकि हम वहां से व्हीट सीड मंगा सकें। तो सीमेट एक इंस्टीट्यूट है जो कि प्राइमरीली डील करता है व्हीट और मेज से। तो ये मैक्सिको में है, तो यहाँ से व्हीट के सीड को इंपोर्ट किया गया और पंजाब स्टेट को सेलेक्ट किया गया। पंजाब को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि बड़ा रिस्क फ्री था ये स्टेट, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा फर्टाइल लैंड्स थी, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो इसलिए यहाँ पे इस एरिया को सेलेक्ट किया गया, स्टेट को सेलेक्ट किया गया ताकि हम यहाँ पे ट्राई कर सके किसी नई चीज़ को। फिर इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट्स हुए, फर्दर वैरायटीज आई, IR8, IR36, और इस तरीके से हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड आर। ऑप्शन है राइस व्हीट, व्हीट एंड मेज, व्हीट एंड बार्ले, राइस एंड मेज। तो अगर देखें क्रोनोलॉजी, तो राइस का जो कल्टीवेशन था, राइस का कल्टीवेशन हुआ था 2200 BC, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है कंपेयर टू ऑल दीज क्रॉप्स। मेज का 4400 BC में आपका मेज, और व्हीट एंड बार्ले का 7500 BC में। तो फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स अगर आपसे पूछा जाता है तो व्हीट एंड बार्ले है। और इसी के अलावा इसी से एसोसिएटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लाउ कब हुआ था इन्वेंट। तो प्लाउ हुआ था 2900 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन। तो झूम कल्टीवेशन आपका एक प्रैक्टिस है, एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसी को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, और इसी को हम असार्टेज सिस्टम कहते हैं। असार्टेज
सिस्टम कहते हैं। अभी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसलिए करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्रॉप का रोटेशन ना होके लैंड का रोटेशन किया जाता है। और स्लैश एंड बर्न कहा जाता है क्योंकि एक नया लैंड एरिया होता है, उसमें जो फॉरेस्ट है, जितनी भी वेजिटेशन है, उसको बर्न किया जाता है और वहां पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फिर आफ्टर फ्यू इयर्स जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है या उस एरिया में वीट का इन्फेस्टेशन या पेस्ट का इन्फेस्टेशन हो जाता है, तो उस एरिया को छोड़ के नया एरिया एक्सप्लोर किया जाता है, मतलब नया एरिया ढूंढा जा सकता है जहां क्रॉप को दोबारा से ग्रो किया जाए। तो यहाँ पे लैंड का रोटेशन होता है, ना कि क्रॉप्स का। और असार्टेज सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब है क्रॉप्स का तब तक कल्टीवेशन जब तक कि लैंड कंप्लीटली थक ना जाए या उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम ना हो जाए। तो ये जो प्रैक्टिस है झूम कल्टीवेशन की, ये फॉलो की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इंडिया के, वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्रीसैट। इक्रीसैट कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली, जोधपुर, हैदराबाद, सीरिया। तो ऑप्शन दिल्ली, जोधपुर, हैदराबाद, सीरिया में से जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। सीरिया में इकाडा है, वो भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, बट इक्रीसैट जिसका नाम फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स, वो लोकेटेड है हैदराबाद की एक प्लेस है। समटाइम्स they may ask you the exact location, exact place कहाँ पे है वो, that is पटनचेरू। पटनचेरू is the exact location जहाँ पे इक्रीसैट लोकेटेड है, तो वो है हैदराबाद में। और इक्रीसैट स्टैब्लिश हुआ था 1972 में और इसकी 6 मैंडेट क्रॉप्स हैं जिस पे ये पर्टिकुलरली रिसर्च करता है। एक है अरहर जिसको हम पिजन पी कहते हैं, दूसरी है बाजरा, तीसरी है ग्राउंडनट मूंगफली, चौथी है सोरगम जिसको जवार कहा जाता है, पांचवी है चना चिकपी, और सिक्स्थ है बाकी के जो स्मॉल मिलेट्स हैं, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट्स, इस पे भी वे काम करता है। तो बेसिकली इसके 6 मैंडेट क्रॉप्स हैं और कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में। हैदराबाद में कौन सी जगह? पटनचेरू। Now the question number 10th is Silent Spring book was written by। तो ये बुक है, ये लिखी थी रेचल कार्सन ने। तो रेचल कार्सन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेचल कार्सन। तो रेचल कार्सन एक अमेरिकन थी और क्या थी ये? मैरीन बायोलॉजिस्ट थी, मैरीन बायोलॉजिस्ट थी और इन्होंने ये बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। ये बेसिकली क्या है, तो एग्रोकेमिकल्स का जो हार्मफुल इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट में, उसी पे बेस्ड ये बुक थी इनकी, साइलेंट स्प्रिंग। तो करेक्ट आंसर है साइलेंट स्प्रिंग के ऑथर का नाम है रेचल कार्सन और एक ये लेडी थी, क्या थी? अमेरिकन मैरीन बायोलॉजिस्ट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।